Hello friends, once again most welcome to our YouTube channel Bio Rank Maker। तो जैसा कि आप लोगों को पता था क्लास 12th की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, अब वो क्लास 12th यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 जो है कर लिया है। अब उसके आगे की बातें जो है वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि जो पार्ट 1 में हम लोगों ने जितनी भी चीजें डिस्कस करी है उन सब के बारे में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए होंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ लिए होंगे, रिवीजन भी कर लिए होंगे बेहतरीन तरीके से। आइए आगे हम लोग बातें करते हैं बच्चे। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चे क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। उन सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर क्लास 12th सीबीएसई या फिर किसी भी बोर्ड में हो। ठीक है, जिनका मीडियम जो है वो इंग्लिश है, उनके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल वीडियोस जो है इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लाई जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं बच्चे। ठीक है, तो हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे वो मेल द ह्यूमन रिप्रोडक्शन था और उस चैप्टर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, या फिर आप सीनेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या नर्सिंग वगैरह किसी भी एग्जाम जो मेडिकल से रिलेटेड है आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए चैनल बेहतर है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानने से पहले हम आपको बता दें, ए हेड वाला रीजन, आप इसको हेड रीजन बोलते हो, इसे नेक रीजन, इसे थोरेसिक रीजन बोलते हैं, और जहां पे स्टमक है इसे आप एब्डोमिनल रीजन बोल सकते हो, और उसके नीचे जहां पे जेनाइटल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसे आप पेल्विक रीजन बोल देते हो। ठीक है, नेक रीजन, थोरेसिक रीजन, एब्डोमिनल कैविटी या फिर एब्डोमेन रीजन, और उसके नीचे जहां पे जेनाइटल ऑर्गन प्रेजेंट है उसको आप क्या बोल देते हो बच्चे, उसको हम लोग बोल देते हैं पेल्विक रीजन। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ना बच्चे, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है किस रीजन में प्रेजेंट होता है, ये बात आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप बताएंगे पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेते हैं हम लोग। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसको कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बच्चे, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। एक तो हो जाएगा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्या हो जाएगा बच्चे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया। ओके, अब प्राइमरी में क्या आ जाएगा, जैसे आपको पता है जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा, जहां पे oogenesis होता है यानी कि ओवरी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मेल की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, टेस्टिस होगा। टेस्टिस क्यों होगा, क्योंकि वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, वहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, इसलिए टेस्टिस को हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, यहाँ पे टेस्टिस होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा बच्चे, टेस्टिस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट। अब आपको पता है मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है। बनता कैसे है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। बनता कहाँ है, सेमनीफेरस टिब्यूल्स में। सेमनीफेरस टिब्यूल्स कहाँ होता है, स्क्रोटम के अंदर होता है। ये सारी प्रोसेस टेस्टिस के अंदर होता है। ठीक है, और टेस्टिस जिसमें पैक्ड रहता है उसको स्क्रोटम बोलते हैं। तो प्रोड्यूस मेल गैमेट। अब मेल गैमेट क्या हो जाएगा, आपको पता है मेल गैमेट क्या हो जाएगा, स्पर्म हो जाएगा। किस प्रोसेस के थ्रू बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद बच्चे, और उसके साथ साथ यानी कि जो मेल गैमेट बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, उसके साथ साथ और क्या बनाता है, ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन। जो मेल में सेक्स हार्मोन जो होते हैं ना, सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर ही होता है। अब सेक्स हार्मोन बोले तो कौन सा हार्मोन होगा बच्चे, टेस्टोस्टेरोन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन। कौन सा सेक्स हार्मोन, तो यहाँ पे आप लिख भी लेंगे टेस्टेस्टेरोन। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या क्या चीजें, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। जब कोई बॉय यानी कि कोई लड़का जो है प्यूबर्टी को गेन करता है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन जो होता है हार्मोन बनता है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस जो है आपको देखने को मिलती है। ओके, अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की हम लोग बात करें बच्चे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले तो एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी डक्ट आ जाएगा।
ठीक है। एक्सेसरी डक्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीजें आपको थोड़ा सा छोटी लग रही होगी, ये वर्ड्स का साइज जो है ना थोड़ा सा छोटा स्मॉल लग रहा होगा, तो आप जूम करके पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी तो। यहाँ पे बच्चे रीटे टेस्टिस लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, रीटे टेस्टिस, ठीक है। तो एक्सेसरी डक्ट की, एक्सेसरी का मतलब ही होता है सहायक, ठीक है, जो सहायक हो, ठीक है। उसकी बात हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, तो रीटे टेस्टिस हो जाएगा, उसके बाद वासा एफ्रेंसिया हो जाएगा, उसके बाद एपिडिडाइमिस हो जाएगा, एंड वास डिफरेंस। ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे, एक्सेसरी डक्ट में। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि एक्सेसरी डक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। एक्सेसरी मतलब सहायक, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट कौन कौन से हैं, तो रिटे टेस्टिस, उसके बाद वासा एफ्रेंसिया, उसके बाद एपिडिडाइमस, और उसके बाद वास डिफरेंस, ओके। उसके बाद एक्सेसरी, अब किसकी बात कर ले बच्चे, हम लोग थोड़ा सा एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। ग्लैंड है कुछ ना कुछ बनाएगा, आपको पता है, ग्लैंड है कुछ ना कुछ बनाएगा, कुछ ना कुछ क्या ही होता है, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा बच्चे, सेमाइनल वेसाइकल्स, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जी हाँ, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को आप लोग मत भूलना, क्योंकि नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को किस नाम से जानते हैं, तो एक और इसका नाम होता है बच्चे कॉपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया, हमने एक्सेसरी डक्ट देख लिया, हमने क्या देख लिया, एक्सेसरी ग्लैंड देख लिया, कौन कौन से, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। उसके बाद तीसरा एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में बच्चे क्या हो जाएगा, इसके एग्जांपल में हम लिख ले, पेनिस होता है बच्चे, क्या होता है, पेनिस होता है। अब पेनिस जो होता है ना, वो मेल का कपुलेटरी ऑर्गन होता है, कपुलेटरी पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेनिस होता है, ओके। तो आप लोग इस सारी चीजों को एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अच्छे से बेहतरीन तरीके से नोट्स जरूर बना लेना, लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए बहुत काम आते हैं, ओके। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। इसको टू पार्ट में हम लोगों ने क्लासिफाई कर लिया, क्योंकि अपने सुविधा हो जाएगा, इजी हो जाएगा इसको पढ़ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस होता है, बनाता क्या है, गैमीट बनाता है, उसके साथ साथ क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके साथ साथ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, एक्सेसरी डक्ट होता है, एक्सेसरी डक्ट में रिटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस। एक्सेसरी ग्लैंड में क्या हो जाएगा, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के साथ साथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि पेनिस, ठीक है। आप लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को एक और नाम से जानते हैं, कॉपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जहां कहीं भी समझ में नहीं आए वहां आप लोग बेहिचक जो है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, एकदम निधड़क कमेंट करके पूछ सकते हैं, जरूर मैं रिप्लाई करूंगा, ओके। तो फिर हम लोग आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके आगे यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, अब उसमें थोड़ी सी आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं बच्चे। अब वो जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने देखा था कि टेस्टिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस करने के बाद ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और जैसे कि मैंने बताया भी था कि स्पर्म का प्रोडक्शन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है सेमनीफेरस टिब्यूल्स में चलती है, और उस सेमनीफेरस टिब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, सेमनीफेरस टिब्यूल्स जो होता है बच्चे, जब टेस्टिस को आप कट करते हैं तो उसमें आपको 200 से 250 कंपार्टमेंट जो देखने को मिलते हैं, उसी 200 से 250 कंपार्टमेंट में, ठीक है, जिसे हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी बोलते हैं, तो उसमें आप देखेंगे हाईली क्वाइल्ड, ठीक है, सेमनीफेरस टिब्यूल प्रेजेंट होता है। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात करते हैं तो एक में 1 से 3 हो सकते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल, ठीक है, मतलब जिसे आप द्विकुंडलित बोल देते हैं या फिर कुंडलित बोल देते हैं, हाईली कुंडलित बोल देते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बोल देते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, इसमें टेस्टिस के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं बच्चे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। टेस्टिस को क्या कहते हैं बच्चे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल कहते हैं, ठीक है। अब इसके शेप की बात करेंगे बच्चे, ओवल इन शेप होता है,
मतलब ओवल बोले तो अंडाकार, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, अंडाकार होता है, यानी कि ओवल इन शेप होता है। जरूर ध्यान रखेंगे, ये सारा चीज पूछा जाता है। अगर इसके लेंथ की बात करेंगे बच्चे, लेंथ की बात करेंगे तो 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, यानी कि 4 टू 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। टेस्टिस का लेंथ क्या हो जाएगा, 4 टू 5 सेंटीमीटर इन लेंथ हो जाएगा। ये सिचुएटेड कहाँ होता है, ठीक है, यानी कि इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में सिचुएटेड होता है, प्रेजेंट होता है। और उस पाउच को क्या कहते हैं बच्चे, उस पाउच को विद इन अ पाउच कॉल्ड एस्क्रोटम। मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, एस्क्रोटम, ठीक है। उसको आप क्या कह देते हो, उस पाउच को बच्चे एस्क्रोटम कह देते हैं, ठीक है। यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड सिचुएटेड होता है, विद इन अ पाउच, एक पाउच के अंदर, जिसे आप एस्क्रोटम कह देते हो, ठीक है। अब एस्क्रोटम का काम क्या होता है बच्चे, एस्क्रोटम का काम ये होता है, एस्क्रोटम हेल्प इन द मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस का लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल टाइप का माना जाता है, ठीक है। और वो भी कितना टेम्परेचर, 2 से 2.5 डिग्री, ठीक है। 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है एक कम, जितना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम मेंटेन करने में हेल्प करता है आपका स्क्रोटम, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इसमें लिखे भी है, ठीक है। देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, TEMP लिखा हुआ है, टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इट्स नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये जरूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कि आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जितना है उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है आपका कम होना चाहिए टेस्टिस का, स्क्रोटम का, ठीक है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। अब थोड़ा आप लोग के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चे कि आप लोग हमें ये बताएंगे कि ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। तभी तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कितना कम होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। उसके बाद एक चीज और हम लोग बात कर लेते हैं, ड्यूरिंग फीटल लाइफ। ध्यान दीजिएगा, ये फीटल लाइफ की बात कर रहे हैं, यानी कि जब बच्चा ग्रो कर रहा है, अभी जन्म नहीं लिया है तब की बात कर रहा है। ड्यूरिंग फीटल लाइफ टेस्टिस डेवलप्स इन द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस, जब बच्चा अभी ग्रो कर रहा है फीटल लाइफ में, तब बच्चे का टेस्टिस कहाँ डेवलप हो रहा है, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। जस्ट बिलो द किडनी, जस्ट बिलो द किडनी, किडनी के थोड़ा सा नीचे, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस ग्रो कर रहा होता है जब बच्चा फिटल लाइफ जी रहा होता है, तो ठीक है। अब ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ डेवलपमेंट, विकास के डेवलपमेंट के 7वें महीने में, यानी कि बच्चे का जन्म जो है ऑलमोस्ट 9 महीने में हो जाता है, तो जब बच्चा अभी मतलब फिटल लाइफ में ही है, ठीक है, उसके 7वें महीने में, यानी कि during 7th month of the development, they descend into scrotum through a passage known as inguinal canal, ठीक है। मतलब 7वें महीने में टेस्टिस जो है वो डिसेंड कर जाता है बच्चे, ठीक है, स्क्रोटम के अंदर, समझ रहे हो। 7वें महीने में स्क्रोटम के अंदर वो डिसेंड कर जाता है, और एक पैसेज के थ्रू, इस पैसेज को क्या बोलते हो बच्चे, नोन एज इंगुइनल कैनाल, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, द टेस्टिस इज कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग। टेस्टिस जो होता है एक डेंस कवरिंग के द्वारा कवर्ड होता है, ओके। आई होप कि इतनी चीजें समझ में आई होगी, ओके ओके। तो जैसे कि आपको पता है बच्चे, टेस्टिस में उसके आगे के बाद हम लोग आगे की बातें जो हैं वो डिस्कस करें, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि इंटरनली ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स। जब आप डिसेक्शन करेंगे, डिसेक्शन करते हैं अपने लैब में टेस्टिस का, तो जब आप कट करने के बाद आप उसको क्या देखते हैं बच्चे कि एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट, 200 से 250 कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि छोटे छोटे रूम्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और उन सभी को आप क्या कह देते हो, टेस्टिकुलर लोब्यूल कह देते हो बच्चे, ठीक है। यानी कि इंटरनली ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स एंड ईच कंपार्टमेंट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। बच्चे आप इसको ध्यान रखना, टेस्टिकुलर लोब्यूल उस कंपार्टमेंट को ही कहते हैं जो टेस्टिस में छोटे छोटे रूम्स के जैसा दिखते हैं, ठीक है। अब चूंकि वो रूम के जैसा है तो उसका भी कुछ ना कुछ काम होगा।
ईच लोब्यूल्स कंटेंस, यानी कि 250 लगभग 250 के अराउंड जो है आपको लोब्यूल देखने को मिल रहे हैं। उसमें से ईच लोब्यूल यानी कि प्रत्येक लोब्यूल की बात करते हैं, उसमें क्या होता है बच्चे, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, उसमें एक भी हो सकता है और 1 से 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। आइए इसको थोड़ी सी एक डायग्राम बना करके यहीं पे रफली देख ले, बाकी आगे तो डायग्राम बनाना ही है। सपोज दैट मान लीजिए एक टेस्टिस है। ठीक है, अब इस टेस्टिस में आपको बहुत सारे कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत सारा कंपार्टमेंट नहीं बना सकते, तो हम लोग 1 2 3 ही कंपार्टमेंट बना लिए हम लोगों ने। ठीक है, अब इसमें 3 कंपार्टमेंट बना लिए। अब इसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है बच्चे, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और कितना हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं बच्चे। ठीक है, इस तरीके से 1 भी हो सकता है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात कर रहे हैं, और एक में ही 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। 1 से कम और 3 से ज्यादा नहीं हो सकता सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। अब इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बच्चे, ठीक है, आप इसको क्या कह दे रहे हो, इसको टेस्टिस कह दे रहे हो। ठीक है, अब इसको टेस्टिस कह रहे हो, तो जो ब्लैक से मैंने लाइनिंग करी है इसको आप टेस्टिकुलर लोब्यूल कह दे रहे हो। क्या कह दे रहे हो बच्चे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कह दे रहे हो। अब इसमें जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसके अंदर, यानी कि ये वाला जो रेड वाला है, इसको आप, यानी कि यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, रेड वाले को आप क्या बोल रहे हो बच्चे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहां स्पर्म जो है बनेंगे। ठीक है, तो इतना डेप्थ में जाकर के आपको भी पढ़ना है। एक छोटा सा रफली डायग्राम भी बना लेंगे टेस्टिस का, हालांकि हम लोग आगे चल के डिस्कस भी करने वाले हैं। उसके बाद बच्चे, each seminiferous tubules contain germinal epithelium and contains 2 types of cells। जो मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करी जा रही है बच्चे, उसमें जर्मिनल एपिथेलियम भी देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं, इसमें आपको जर्मिनल एपिथेलियम भी देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ 2 प्रकार के, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ सेल भी देखने को मिलता है। कौन कौन सा सेल, मेल जर्म सेल। अब मेल जर्म सेल क्या हो जाएगा बच्चे, जो मेल जर्म सेल होता है बच्चे, उसे आप स्पर्मेटोगोनिया भी कह देते हो। क्या कह देते हो बच्चे, स्पर्मेटोगोनिया। इसे आप लिख भी लो, मेल जर्म सेल को आप स्पर्मेटोगोनिया भी कह देते हो, और यही स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा किसको, स्पर्म को। अब उसके साथ साथ दूसरा जो सेल होता है बच्चे, वो क्या होता है, सर्टोली सेल्स होता है। इस सर्टोली सेल का काम क्या होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जो जर्म सेल आपको आपका है, जो आप आगे चल के क्या बनाएगा, स्पर्म को बनाएगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कई बार एग्जामिनर आपको यहाँ पे फंसा लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो सर्टोली सेल्स है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चे। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, जर्म सेल को। सर्टोली सेल्स का काम तो फिर बच्चे हम लोग थोड़ी सी और आगे इसमें जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सर्टोली सेल्स के बारे में बात करी अभी, जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सर्टोली सेल्स के बारे में बात करी थी बच्चे। तो सर्टोली सेल्स जो होता है ना, उसका काम क्या होता है, जो आपके जर्म सेल्स होते हैं, यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, जो आपका स्पर्म बनाएगा, ठीक है, उस जर्म सेल को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, सर्टोली सेल्स, राइट। तो सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। आप ध्यान रखना, एक कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या होता है। उसके साथ साथ सर्टोली सेल्स फॉर्म्स द एंटी मुलेरियन हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, यहां से बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, कि सर्टोली सेल्स जो है वो बनाती है एंटी मुलेरियन हार्मोन, यानी कि एएमएच कौन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। एएमएच का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन बच्चे। ठीक है, एएमएच भी बोल देते हैं हम लोग इसे।
ठीक है। तो इसका प्रोडक्शन भी सर्टोली सेल्स ही करती है। और आप सर्ट एएमएच को यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन को आप मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस भी बोल सकते हो बच्चे। क्या बोल सकते हैं हम लोग? मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस बोल सकते हैं, राइट। इतनी चीजें समझ में आई। यानी कि सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। ठीक है, उसके बाद क्या, यही सर्टोली सेल्स जो है फॉर्म्स एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिसे आप लोग क्या बोल सकते हो? मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस बोल सकते हो। ओके। अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चे कि रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो होता है बच्चे, उसके आउटसाइड यानी कि उसके बाहर वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? यानी कि जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आपका है, इसके बाहर वाले रीजन को हम लोग इंटरस्टेशियल इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? इंटरस्टेशियल स्पेस। यहाँ स्पेस जो है वो मिसिंग है बच्चे। क्या बोलते हैं? इंटरस्टेशियल स्पेस। विच कंटेन, जिसके पास क्या रहता है बच्चे? विच कंटेन इंटरस्टेशियल सेल्स, और जिसे आप लेडिक सेल्स भी बोलते हो बच्चे। लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स, ध्यान रखना, लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स दोनों का काम अलग अलग होता है। तो जो इंटरस्टेशियल स्पेस होता है लीडिक, जो क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर, जहां हम लोग ने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस टिब्यूल देखा, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर वाले पार्ट को आप क्या बोल देते हो? इंटरस्टेशियल स्पेस। और उसी इंटरस्टेशियल स्पेस में क्या होता है बच्चे? इंटरस्टेशियल सेल्स होते हैं, जिसे आप लीडिक सेल्स भी कहते हैं बच्चे। अभी लीडिक सेल्स का काम क्या होता है? इसका भी फंक्शन कुछ यूनिक ही है। सिंथेसाइज, क्या बच्चा? सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स। अब ये कौन सा टेस्टिकुलर हार्मोन्स होता है जिसे ये लेडिक सेल्स सीक्रेट करता है? ठीक है, वो कौन सा हार्मोन होता है बच्चे? एंड्रोजन। क्या होता है बच्चे? एंड्रोजन होता है। ओके। अब उसके साथ साथ यानी कि जो इंटरस्टेशियल स्पेस था, वहां पे आपको लिडिक सेल्स यानी कि इंटरस्टेशियल सेल्स प्रेजेंट मिलेंगे, और उसके साथ साथ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होते हैं। और वो जो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल होते हैं बच्चे, वो आपके लिडिक सेल्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं बच्चे। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। किसको? लिडिक सेल्स को। ठीक है। आई होप कि इतनी चीजें क्लियर है। और आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। यानी कि अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले डिफरेंशिएट किए थे, क्लासिफाई किए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टू पार्ट में, एक था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा क्या था? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का हम लोगों का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ तक कुछ होमवर्क रहेगा बच्चे आप लोगों के लिए। होमवर्क ये रहेगा, हालांकि मैं इसे बताऊंगा भी, लेकिन आप लोगों के लिए प्रॉपर होमवर्क ये रहेगा बच्चे। ड्रॉ अ वेल ड्रॉ अ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक वेल लेवल डायग्राम बना करके नेक्स्ट क्लास को अटेंड करना है। ठीक है। तो इतनी चीजें जितने आज तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है, 2 लेक्चर हुआ, पार्ट 1 आ चुका है और पार्ट 2 ये है। ठीक है, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 2 यहाँ तक नोट्स आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आप उन सभी दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको इस चीज का नीड से, जो अभी क्लास 11th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो और नीट को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी लेक्चर है सभी के सभी। ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।